स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ में बनने वाले 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर में बनने वाले जितने भी डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन उन सभी चैप्टर पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 और 2 नंबर वाले में। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा है, पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर से आपके 1 नंबर और 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ये हमारे पास ए डैश इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है और बी डैश इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो बोला गया है ए प्लस 2b का होल डैश हमें क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले हमारे पास ए डैश दे रखा है, अगर हमें ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब होगा ए ट्रांसपोज। ठीक, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब मैट्रिक्स की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास ए डैश दे रखा है, ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू दे रखी है। अगर हमें ए निकालना हो तो इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए डैश का फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो लिखा ए डैश का होल डैश, ए डैश का हम लोग फिर से जब डैश निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो डैश कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना होता है। डैश का मतलब हो गया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना होता है। जैसे ए डैश की वैल्यू ये दे रखी है, आपको ए निकालना हो तो इसका फिर से क्या कर दीजिए, आप ट्रांसपोज कर दीजिए। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें क्या करना है, जो चीज़ें रो में दे रखी है उसको कॉलम में कर दीजिए। जैसे -2 और 3 क्या दे रखा है रो में, -2 और 3 को हमने कॉलम में कर दिया। अब यहाँ पर 1 और 2 भी रो में दे रखा था, इसको कॉलम में कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है ना, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस 2b निकालेंगे, फिर उसका होल डैश निकालेंगे। तो देखो b हमारे पास दे रखा है, अगर हमें 2b निकालना हो तो क्या करेंगे, b वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखा 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है -1, 0, 1 और 2, ये हमारे पास b की वैल्यू दे रखी है। अब 2b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का इस वाले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर आप मैट्रिक्स के बाहर कोई भी डिजिट का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। -1 से भी होगा, 1 से भी होगा, 0 से भी होगा, 2 से भी होगा, सबसे होगा। ठीक, अब देखो -2 का मतलब 2 का -1 से मल्टीप्लाई तो -2 हो जाएगा, 1 से करने पर 2 हो जाएगा, 0 से करने पर 0 और 2 से करने पर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2b की वैल्यू। हमने a की वैल्यू निकाल ली, 2b की वैल्यू निकाल ली। अब a प्लस 2b निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो लिखा a प्लस 2b, a प्लस 2b निकालेंगे। a वाली मैट्रिक्स हम लोगों ने क्या निकाली, ये निकाली, क्या आई है हमारे पास -2, 1 और क्या आई है हमारे पास, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, ये हमारे पास a की वैल्यू है। प्लस इसमें हमें ऐड करना है 2b हम लोगों ने कितना निकाला, ये हम लोगों ने 2b निकाल रखा है। तो क्या लिखेंगे, -2 निकाला है, 0 और क्या है 2 है और ये 4 है। ठीक, ये हमने कर दिया। तो अब इन दोनों को जोड़िए, फिर उसके बाद इसका क्या करिए, ट्रांसपोज निकालिए, यानी कि इसका डैश निकालिए। अब मैट्रिक्स को जोड़ना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे जोड़ते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ देते हैं। पहले आप -2 और -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 हो जाएगा। तो लिखा -4। अब 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 प्लस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, 2 प्लस 4 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस 2b की वैल्यू, लेकिन हमें a प्लस 2b की वैल्यू नहीं पूछा गया, a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू पूछा गया है। तो देखो a प्लस 2b का होल डैश अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा और ये 5 और 6 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगी। सो स्टूडेंट देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का भी कई बार पूछा गया है और 2 नंबर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बात करें किस चैप्टर से है, तो देखो इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो आप पहचान गए होगे कि ये चैप्टर नंबर
7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x का मतलब क्यूब अपॉन में, मतलब अपॉन में क्या है, पूरे का होल क्यूब है। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो पहले इसको i के बराबर लेकर के चलेंगे। i से क्या होता है सर, इंटीग्रेशन होता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को i के बराबर लेकर के हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से लिखा x³ और यहाँ पे होल क्यूब लिख दिया और यहाँ से लिख दिया dx। dx क्या बता रहा है कि सर आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको नहीं आता तो मैं देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से देखो जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दिख रही है ना 2 + 3x³ जो दिख रहा है ना, इसको आप t के बराबर मान लो। तो यहाँ से लिखा माना, जिसको आता रहेगा एक्सपर्ट रहेगा ना वो डायरेक्ट कर लेगा, लिखा माना 2 + 3x³ इक्वल टू, हमने इसको t मान लिया। अब जिस फंक्शन को आप t बनाते हो ना उसका करते हो आप डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे सर, 2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 3 है, x³ का करोगे तो क्यूब नीचे आएगा, 3 मतलब इसका नीचे आएगा तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया, इक्वल टू t का करोगे राइट हैंड साइड में तो dt हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको x² dx की वैल्यू निकालना हो तो आप लिखोगे x² dx इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर के जाओगे तो dt/9 यानी कि 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से लिखा इंटीग्रेशन का साइन। अब आपको क्या करना है, 1/, यहाँ पे देखो 2 + 3x³ को आपने t मान लिया है पूरे को, तो t लिख दिया और इस पूरे फंक्शन पर क्यूब लगाया तो t पर भी क्यूब लगा दिया। अब x² dx की अगर आप वैल्यू देखोगे तो dt/9 आपने निकाल रखी है। ठीक, तो आपने यहाँ से लिख दिया dt/9। अब यहाँ से i इक्वल टू करेंगे, अब देखो 1/9 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 1/9 इंटीग्रेशन के बाहर आया तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/t³ और यहाँ से लिख दिया dt। अब t³ है, इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो t⁻³ हो जाएगा, तो लिखा i इक्वल टू 1/9 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ t⁻ क्या लिख देंगे, यहाँ से -3 और ये लिख दिया dt। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर, इंटीग्रेशन करने का मेथड ही यही है। आपका देखिए जिस भी फंक्शन का आप कर रहे हैं उस पर जितनी पावर लगी है उसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो पावर बन रही है उसको उसके बटे में कर दीजिए। जैसे यहाँ पे t⁻ क्या है, t⁻³ है। अब -3 में आप जब एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो लिखा i इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग तो इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो यहाँ से लिखा t⁻³ और प्लस का 1 अपॉन में जब जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको बट्टे में करते हैं ना तो -3 और प्लस का 1। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट c लगा देते हैं, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक, अब i इक्वल टू यहाँ से लिखा 1/9, अब यहाँ से लिख देंगे t⁻, ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2 और इसको लिख दिया प्लस का c। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है बट थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो i इक्वल टू 9 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा, तो 1/-18 लिख दिया। अब t⁻ क्या है, -2 है, तो यहाँ से हम लोग t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यही वाली जो हम लोगों ने t इक्वल टू मान रखा था, t के प्लेस पे आप रख दो 2 + 3x³। तो यहाँ से आप लिख दोगे 2 + 3x³ आपने रख दिया। t⁻ क्या है, -2, तो इस पूरे फंक्शन पर -2 की पावर लग जाएगी और प्लस का c एक कांस्टेंट लगेगा। अब जो ये वैल्यू आप देख रहे हो ये आपके 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए, आपने पूरा प्रॉपर तरीके से चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा होगा आपके लिए, आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या बोला गया, यदि हमारे पास y इक्वल टू cos इनवर्स और दे रखा है 1 - x² अपॉन 1 + x² हो तो dy/dx की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स
और क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू, अब हमें क्या करना है dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो ये x दे रखा है ना, x इक्वल टू हम लोग कुछ मान लेंगे, x इक्वल टू हम लोग tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ से लिखा x इक्वल टू हमने tan थीटा मान लिया। अब जब x इक्वल टू tan थीटा मान लिया तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan को इधर भेजेंगे, tan सिंगल जब tan इधर जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू बड़ी ही काम की है, इस क्वेश्चन में हमें यूज होगी। ठीक, अभी देखो कैसे करेंगे, y इक्वल टू लिखा cos इनवर्स, अब यहाँ से देखो लिखेंगे 1 माइनस tan, मतलब x इक्वल टू हम लोगों ने tan थीटा मान रखा है तो x का स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स। यहाँ से देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो कि cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो लिखा cos और लिख दिया 2 थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो y इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 थीटा। अब y इक्वल टू 2 थीटा, आगे देखो ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स निकालना है। अभी ये क्वेश्चन देखो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, थीटा के प्लेस पे सर, अब आप जब आपने x इक्वल टू tan थीटा बनाया तो थीटा इक्वल टू आपको tan इनवर्स मिला था, तो y इक्वल टू लिख दिया 2 इंटू थीटा के प्लेस पे आप रख दीजिए tan इनवर्स x, किसकी हेल्प से, यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाल रखा था। अब आप करिए इसको डिफरेंशिएट, जब y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 का होगा नहीं। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जल्दी फार्मूले पर मैं वीडियो ले आने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं और आते रहते हैं डेली, तो मैं जल्दी वीडियो पर एक फार्मूले की लिस्ट लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो सारे फार्मूले होंगे। फार्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लेना, जितने भी मैं फार्मूले की वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सब कुछ सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा ढंग से लिख दिया, बाकी है तो ये यही फॉर्म, लेकिन आपके बुक में देखोगे इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है आपका, 7 सेट बनते हैं, तो हो सकता है आपके सेट में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ लिया जाए। सो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप सेट उठा करके देखोगे पिछले 5 से 6 साल का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब बता दे सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया यदि हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दे रखा है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर हो तो मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ज्ञात करके बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 दे रखा है। पहले इसको लिख लेते हैं, तो लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 8। अब आप क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट में वैल्यू आपको दे रखी है पहले मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, ए वेक्टर का ए वेक्टर से पहले करेंगे, तो लिखा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखो ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से होगा, तो क्या लिखेंगे माइनस का ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये लिख दिया। अब बीच में प्लस है। अब उसी तरीके से बी वेक्टर को उठाओ, एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर से करने पर हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर
इंटू ए वेक्टर। ठीक, अब बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से करने पर क्या आएगा, माइनस का बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। मैंने देखो कैसे मल्टीप्लाई किया, एक बार ए वेक्टर को उठाया, इससे मल्टीप्लाई, फिर ए वेक्टर का ही इससे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद बी वेक्टर को उठाया, एक बार इससे एक बार इससे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू के 8 था, 8 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखोगे आप यहाँ से ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये क्या है, माइनस में है, और यहाँ पर बी वेक्टर या फिर ए वेक्टर कह लो, दोनों मतलब क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, बी पहले लिख दिया है, ए बाद में लिख दिया है, तो ये वही चीज़ ना मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या है, माइनस में, यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस में, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे माइनस बी वेक्टर इंटू, माइनस है ना, उसके बाद लिखा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया मॉड लगा करके, और इक्वल टू के 0 लिख दिया। अब जब आप क्वेश्चन में फिर से चलोगे तो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 8 बी वेक्टर दे रखा है, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर दे रखी है आपके पास। तो आपने क्या लिखा, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर के प्लेस पे हम इस वैल्यू को ले जाकर के पुट करेंगे, तो लिखा 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इसका मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है तो इसलिए पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग बी वेक्टर, इसका मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये लिख दिया, माइनस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया 8। अब देखो यहाँ से आप 64 बी वेक्टर में से आप क्या कर रहे हो, एक बी वेक्टर क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो क्या आएगा 63 बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। 64 में से 1 घटा रहे हो तो क्या आएगा, 63 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना चाहोगे, मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो लिखा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या करो, इस 63 को आप क्या करो, इधर जब भेजोगे तो ये 8 के डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/63 हो गया। अब यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर अगर आप निकालना चाहोगे तो लिखा मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 8/63। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास मॉड ऑफ बी वेक्टर की। हमें दोनों वैल्यू निकालने को बोला गया है ना, हमें वैल्यू क्या क्या निकालने को बोला गया, हमें ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो हम लोगों ने मॉड ऑफ बी वेक्टर निकाल लिया। अब आप जब क्वेश्चन में फिर से चलोगे तो आपके पास यहाँ पर दे रखा है क्या, यहाँ पर आपके पास बोला गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर आप यहाँ पर मॉड बी वेक्टर की जो आपने वैल्यू निकाली है ना, उसी को ले जाकर के यहाँ पर पुट कर दोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर भी आपको मिल जाएगा। तो लिखा मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है रूट में 8/63, तो ये हो जाएगा हमारे मॉड ऑफ ए वेक्टर की फाइनल वैल्यू। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन में हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू पूछी गई थी, हम लोगों ने निकाल दी। 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो इस तरीके से पूछा गया कि आप समझ ही नहीं पाओगे। बोला गया घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, और जबकि किनारा हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो क्या क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, उसको देखते हैं। हमारे पास किनारा दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। किनारा जो हमारे पास दे रखा है उसको स्मॉल ए से दिखा लेते हैं, जो कि दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, उसके बाद बोला गया घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब देखो कोई भी चीज़ बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है तो वो समय के सापेक्ष यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, घन का किनारा बढ़ रहा है, किसके मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हम लोग इस घन का किनारे को ए से दिखाते हैं, तो यहाँ से लिखा DA/dt। dt क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है या फिर
घट रही है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास किनारा बढ़ रहा था इसको इस तरीके से दिखाया, कितना बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये दो वैल्यू हमें दे रखी है, हमसे पूछा गया है आयतन किस दर से बढ़ेगा, हमने वॉल्यूम पूछा गया है। तो घन का आयतन के लिए फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, घन का आयतन, देखो आयतन कोई भी होगा तो यहाँ से हम लोग उसको v से दिखाएंगे वॉल्यूम, तो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू घन का आयतन कितना होता है a क्यूब होता है, कितना होता है a क्यूब होता है, आप सभी को पता होगा ना घन का आयतन। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा। देखो t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास जो v दे रखा था उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dv अपॉन dt आ गया, इक्वल टू इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो 3 नीचे आएगा तो लिखा 3a स्क्वायर इंटू a को कर जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आएगा dA अपॉन dt आ जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है कितना, ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है खाली, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। किनारे की लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब dv अपॉन dt का मतलब क्या, घन का आयतन बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है, ये हमें मतलब पूछा गया है ना, तो dv अपॉन dt की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है कि बोला गया घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो किस दर से बढ़ रहा है तो उसमें समय तो आएगा ही, दर की बात हो रही है तो समय तो उसमें आएगा ही आएगा। लिखा 3 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर तो लिखा a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू da अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये दे रखी है तो dv अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब लिखा 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100 होता है, तो 100 लिख दिया इंटू 3। तो आज देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो लिखा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 100 से करने पर 900 आ जाएगा। और यहाँ पर बोला गया घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे dv अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इतना बढ़ रहा होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट आई होप कि जितने भी मैंने आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कराए सारे समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग 8 मार्क्स वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए दिखेंगे इसी तरीके से। इसलिए कह रहा हूँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिला करेगी, आपसे एक भी वीडियो नहीं मिस होगी और आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।